तो दोस्तों इस वीडियो में सेक्शन 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन का टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट बायोट सैवर्ट लॉ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट वो एक लॉ के तहत दिया हुआ है और उस लॉ का नाम है बायोट सैवर्ट लॉ। तो पिछले कुछ सेक्शंस में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज की वजह से तैयार होता है और मूविंग चार्जेस की वजह से तैयार होता है। सो मैग्नेटिक ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस, बाय मूविंग चार्ज और चार्जेस। तो करंट भी एक मूविंग चार्ज और मूविंग चार्जेस ही है। सो करंट ऑल्सो क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक करंट। तो उस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा उसके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स दैट वी नो आर ड्यू टू करंट्स, अभी अभी मैंने जो बोला, और मूविंग चार्जेस एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको एकदम अच्छे से समझने का जरूरत नहीं है। बेसिकली रफली स्पीकिंग व्हाट वी हैव इज द चार्ज हैज एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर तुम्हारे पास एक लूप है, लूप में से करंट जा रहा है एंड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, north pole south pole, so this both of them have a certain physical quantity associated with them called mu, magnetic moment। और उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन किया है? करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये वाला एरिया। ओके, सो ये ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रिंसिक है चार्जेस का। तो आपको कैसे समझना है इसको? अज्यूम करो ये एक चार्ज है, चार्ज यानी ये इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन है। जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होता है। सो ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक पार्टिकल ही है इन दी एंड, इट इज ए पार्टिकल। तो पार्टिकल को मास भी होगा, सब कुछ होगा। सो वी जस्ट अज्यूम दैट दिस इज ए प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी ये बिना मूव हुए, यानी बिना यहां से वहां जाए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है अपने आसपास। एंड वी कैन से दैट इट इज ड्यू टू समथिंग वी मे कॉल रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। तो इंट्रिंसिक यानी उसका मतलब अंदरूनी मैग्नेटिक फील्ड है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से तैयार हो रहा है? रोटेशन की वजह से। सो देयर इज रोटेशन of the charge, and due to the rotation of the charge you have an intrinsic magnetic field of the charge. Now अभी इसको यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वर्ड यूज किया है, ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें ऐसे भी लिख सकते थे कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द पार्टिकल्स, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प। तो इसकी जगह पे रोटेशन ऑफ द पार्टिकल ऐसा भी लिख सकते हैं। Here we shall study the relation between current and the magnetic field it produces. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to see the relation between the current and the magnetic field it produces. यानी कितने करंट की वजह से कितने डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें, ये हम रिलेशन फाइंड करने वाले करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इट इज गिवन बाय द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। I mean, ये जो रिलेशन है, it is given by the Biot-Savart law. Now, Biot-Savart is the name of the scientist
और उसने ये लॉ फाइंड किया है, उसने ये रिलेशन फाइंड किया है, और वो कैसे फाइंड किया है वो डिटेल अपने को नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, एंड परहैप्स वो डिटेल जो है वो बिहाइंड द स्कोप ऑफ सिलेबस बोलते हैं ना, वो भी हो सकता है। इट कुड बी एडवांस फिजिक्स जो 11th 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, बट उसका लॉ क्या बोलता है ये हम समझने वाले हैं, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। इट इज गिवन, द रिलेशन इज गिवन बाय बायट-सवर्ट लॉ। फिगर 4.7 shows a finite conductor XY carrying current I। अभी हम देखते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है। सो फिगर 4.7 shows, यहां से देखो ये Y है और ये X है, X से लेके Y तक एक कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डॉट 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 बनाए हैं इंडिकेटिंग कि ये एक सेक्शन है। ओके, सो दिस कैन गो फर्दर, दिस कैन गो फर्दर ओवर देयर, और इसमें से करंट बह रहा है ऐसे, करंट इज गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन, और इस वायर को स्ट्रेट नहीं दिखाया है, इसको जनरलाइज किया गया है, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे रैंडम शेप वाले वायर को अगर तुमने लॉ लिख दिया, देन इट अप्लाइज टू स्ट्रेट वायर ऑल्सो। सो ये ज्यादा, ये जनरल पिक्चर है, so which is a good thing. Now consider an infinitesimal element dl of the conductor। infinitesimal element यानी अगर तुम्हारे पास ऐसा वायर है, ऐसा वायर है, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये जो छोटी सी लेंथ है उसको बोलते हैं dl। सो ये छोटा सा हिस्सा है, और इसको बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल सेक्शन, और सिंपली इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसको हमने डायरेक्शन भी दिया है, जैसे हमने डिराइव किया F इज इक्वल टू L क्रॉस B, वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, आई एल क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इसमें ये जो एल है उसको हमने डिफाइन किया था एज ए वेक्टर, और उसका डायरेक्शन इज सेम एज आइडेंटिकल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो डीएल का भी डायरेक्शन वही होगा, स्मॉल, उसका लेंथ इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, और उसका डायरेक्शन जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, so let me just make some settings before we begin forward। तो आगे क्या है? So what do we have so far? We have a wire, and that wire has a certain finite length, current is flowing, and we considered a small section of length dl। And the displacement vector r। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको r बोलेंगे ना। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर है ये? दिस इज बेसिकली द पोजिशन वेक्टर ऑफ p, पॉइंट इन क्वेश्चन। यानी अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक वायर कंसिडर किया और उस वायर के अंदर करंट बह रहा है ऐसा बोला, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट p वी वांट टू नो एट p व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एज अ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो इस पॉइंट P को इस एलिमेंट से जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसको बोला गया है वेक्टर R। ठीक है, इसको आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हो। नाउ ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी देखो कि ये जो लेंथ है इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ लेंथ, इनफाइनेटेसिमली क्यों ना हो स्मॉल, इट इज अ लेंथ।
So how can you talk about the distance between a length, a segment and a point? क्योंकि लिए सेगमेंट इज लॉन्ग राइट, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है. देयर कैन बी मेनी डिस्टेंसेस ऑफ ए सेगमेंट बिटवीन अ सेगमेंट एंड अ पॉइंट. यू कैन नॉट हैव अ यूनिक आंसर. यूनिक आंसर नहीं है इसका. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में यूनिक आंसर इसलिए है क्योंकि लिए ये जो लेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉल है. द लेंथ dl is approaching zero, so we can say it is like a point. So distance between point to point is valid, and hence this makes sense. So you have r vector, okay, which is from length dl to point p. Now by the way, इस सेक्शन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एज आई विल टॉक अबाउट इट लेटर एज वेल. ऑल राइट, सो यहाँ तक हमने लिख दिया पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट. ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हमने बात कर लिया. उसके पहले एक और पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड dB due to this element is to be determined at point P, of course, which is at a distance r from it. Let theta be the angle between dl and the displacement vector r. Let this angle, अभी देखो ये जो है dl का डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैंने एक डायरेक्शन ड्रॉ किया है बस. सो दिस डायरेक्शन मेक सम एंगल विथ द position vector r, and this is theta. Theta is the angle between the length element dl and the displacement vector r. According to the Biot-Savart's law, now what we have is, what does the Biot-Savart law tell? ये सारी चीजें डिफाइन करने के बाद element of wire, current, point P, distance of the point P from the wire, then the magnetic field dB, the angle between the length and the displacement vector, etc. etc. ये सब डिफाइन करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है पॉइंट पी पे, इसकी इसकी इसके बारे में बात करेंगे. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द Biot-Savart's law. So according to Biot-Savart's law, the magnitude of the magnetic field dB is proportional to the current I. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पे dB is directly proportional to the current I. फर्दर इट सेज द एलिमेंट लेंथ dl, कॉमा लिखा है यहाँ पे, कॉमा के बाद और एक चीज लिखी है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कॉमा dl मैग्नीट्यूड, dl का वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस and inversely proportional to the square of the distance r, and inversely proportional to the square of the distance r. Its direction is perpendicular to the plane containing dl and r. और यहाँ पे एस्टेरिस्क दिया है, और ये एस्टेरिस्क क्या बोलता है यहाँ पे नीचे लिखा है. द सेंस ऑफ dl क्रॉस r इज ऑल्सो गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. लुक एट द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स. अभी ये पूरा राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में बता रहे हैं. इमेजिन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो दिस इज सिंपली राइट हैंड रूल स्टेटेड, जिसको हमने ऑलरेडी स्टेट किया हुआ है. सो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. सो द डायरेक्शन is perpendicular to the plane containing dl and r, but how perpendicular it is, उसको वर्ड्स में नहीं लिखा है लेकिन मैथमेटिकली लिख दिया है. एंड व्हाट इज दैट? dl क्रॉस r. सो db एज अ वेक्टर, यहाँ पे अपन अगर जाएंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया. db एज अ वेक्टर is written like this, is equal to or directly proportional to I dl क्रॉस r, और r की जगह पे ये लिख देता हूं मैं, r hat लिख देता हूं.
r hat means a vector, unit vector in the direction of r hat divided by r square. और यहाँ पे देखो r hat नहीं दिया है, यहाँ पे सादा वेक्टर दिया है, और सादा वेक्टर दिया है तो नीचे भी एक क्यूब आ जाएगा. ऑल्दो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, स्टिल यू हैव r क्यूब. इट इज बिकॉज, अभी देखो इस ये चीज को मैं दोबारा लिख देता हूँ इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. क्या होता है, अगर मैंने r ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों मिलके बन जाएगा r वेक्टर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा r क्यूब. This becomes r cube. So that is exactly what we have. That is exactly what we have. dv is directly proportional to I dl cross r vector divided by r cube. So this is what we have as the vector. Further, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है तो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ तो होएगा. सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लिख दिया है यहाँ पे, and that proportionality constant is dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r by r cube. So this is what we have, and mu naught upon 4 pi is a proportionality constant. The above expression holds when the medium is in vacuum. तो ये जो mu naught है holds when it is in vacuum. इसको explain करना चाहिए था टेक्स्ट बुक वालों को, लेकिन थोड़ा बाद में एक्सप्लेन किया है. ओके, वेयर म्यू नॉट, देखा है यहाँ पे लिखा है वी कॉल म्यू नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहिए था कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. बेसिकली क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो भी है, आई मीन दोनों, also depends on the medium in which everything is situated. ये पूरा चीज कौन से मीडियम में है. So the medium matters, and that factor which takes care of the fact that medium matters is taken care by mu. So mu is something that takes care, or which accounts takes into account different media. तो अगर वैक्यूम है you will have mu naught, and if you are in water it will have another mu, if you are in kerosene you have another mu, if you are in glycerine you will have another mu, and so on. अलग अलग मीडियम का अलग अलग म्यू वैल्यू होता है. So this is what we have, where mu naught by 4 pi is a constant of proportionality. The above expression holds when the medium is in vacuum. क्योंकि लिए हमने म्यू नॉट लिखा है. अगर म्यू नॉट, अगर वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम होता तो म्यू लिखते थे. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज दिस मच. बेसिकली क्या कर रहे हो आप, डी एल क्रॉस आर जो है उसको आप लिख रहे हो डी एल आर साइन थीटा, और आर के नीचे नीचे और एक आर है, उसमें क्यूब को कट करके 2 लिख दिया तो ये आर चला जाएगा, और बचा हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. So this is what you have, और I भी है, sorry. So mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. This is the magnitude dB. Okay. So magnitude wise this is the equation that we have. एक बार तुमको लॉ समझ में आ गया तो मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर क्या कितना है, वेक्टर वाइज कितना है, वो सब मैथमेटिकल है. सो इफ यू आर गुड विथ वेक्टर्स तो तुमको ये सब छोटा छोटा चीज आराम से समझ में आ जाएगा. Where we have used the property of cross product, of course. Equation 4.7a constitutes our basic equation for the magnetic field. This is important statement. यानी जो इक्वेशन लिखा है हमने 4.7a, ये वाला इक्वेशन dB arrow is equal to this much, this is very fundamental. It is as fundamental as the Coulomb's law, which is for charges. तो सबसे स्मॉल स्केल में
मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है सबसे फंडामेंटल लेवल पर, तो वो 4.7a है. सो इक्वेशन 4.7a, and hence this is very basic, very fundamental to magnetism. The proportionality constant in SI units, further it reads, the proportionality constant in SI units has the exact value mu naught upon 4 pi a पूरा is equal to 10 raised to minus 7 SI units, और SI unit है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, which you can compute. So mu naught अपॉन 4 पाई, ये पूरे चीज का वैल्यू इतना 10⁻⁷ दिया हुआ है फॉर वैक्यूम. अगर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस और वैक्यूम दोनों समानार्थी है. सो म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इफ यू आर इन ए डिफरेंट मीडियम यू विल बी टॉकिंग अबाउट म्यू विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम इन क्वेश्चन. अलग अलग मीडिया का अलग अलग परमिएबिलिटी का वैल्यू होता है. ओके, नाउ तो यहां तक हमने पढ़ दिया. नाउ द बायट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज विद कूलम्स लॉ. और ये वाला पार्ट जो है वो अगले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में बनाऊंगा. सो दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 वीडियोस. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो. अगले पार्ट में ये बचा हुआ हिस्सा अपन कवर करेंगे, विच डिस्कसेस बेसिकली द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायट-सैवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ. सो आई होप ये वीडियो जानकार था और इसमें हमने बायट-सैवर्ट लॉ को डिस्कस किया है. So I stop here and I will see you in the next video. Thank you for watching.